नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मुरारदास जोशी ने कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस साल 2020 से अब तक अपनी कार्यकारिणी तक नहीं बना पाई है। कांग्रेस नेताओं की ओर से लगातार कार्यकारिणी बनाने की बातें कही जाती हैं, लेकिन जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आता है। उन्होंने इसे कांग्रेस के भीतर चले अंतर्द्वंद और सिर फुटबॉल का नतीजा बताते हुए कहा है कि कांग्रेस की कार्यकारिणी अब बीरबल की खिचड़ी बन गई है। कांग्रेस के अंदर इतनी बड़ी सिरपुटबल है, इतना बड़ा अंतर्द्वंद है कि एक छोटी सी कार्यकारिणी तय करने में भी उनको 6 साल लग गए हैं। प्रीतम सिंह जी के कार्यकाल में कार्यकारिणी बनी थी। उसके बाद बुदियाल जी अध्यक्ष बने, बिना कार्यकारिणी के रहे। करण मेहरा जी बिना कार्यकारिणी के रहे, 4 साल 4.5 साल अध्यक्ष रहे, उन्होंने कार्यकारिणी बनाई। अब आज 6 महीना लगभग बुदियाल जी को होने को जा रहा है, अभी तक कार्यकारिणी उनकी नहीं बन पाई। हाँ, जरूर मीडिया में सुनने को मिलता है कि छोटी कार्यकारिणी होगी या छोटे लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, अच्छे लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। ये सब होने वाला नहीं है। हमारा तो मानना है कि ये खिचड़ी पकने वाली नहीं है। कांग्रेस की कार्यकारिणी बीरबल की खिचड़ी है। ये कब पकेगी, कब इसका स्वाद लोग चखेंगे, ये बात की बात। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मुरारदास जोशी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के इतने साल बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है और अब कई राज्य बंगाल मॉडल को अपनाने की दिशा में काम भी कर रहे हैं। जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में भी बीजेपी बूथ, मंडल और जिला स्तर तक संगठन मजबूत करने में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मुरारदास जोशी ने दावा किया है कि सरकार और संगठन मिलकर 2027 में एक बार फिर उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनाएंगे। निश्चित रूप से देखिए, पहली बात तो मैं बंगाल की देवतुल्य जनता को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद पहली बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और जहां तक आपने कहा कि बंगाल मॉडल की जो बात आपने कही है, निश्चित रूप से बंगाल मॉडल को सारे लगभग लगभग सारे राज्य अपना रहे हैं और उत्तराखंड में भी हम उसी दिशा में काम करेंगे। हमारे प्रशिक्षण वर्ग भी चल रहे हैं, हम बूथ स्तर पर ही काम कर रहे हैं, मंडल स्तर पर भी हमारा काम हो रहा है और जिला स्तर पर भी काम हो रहा है। अब सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा भी इस दिशा में काम किया है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम चला है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी बहुत से हमारे जितने भी संगठन हैं, उनसे ब्लॉक से लेकर मंडल से लेकर आपके बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चुनावी वर्ष है और पूरे प्रदेश में हमारे प्रशिक्षण वर्ग भी चल रहे हैं और हम उसी मॉडल में काम करेंगे ताकि आने वाले समय में 2027 में तीसरी बार यहाँ पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया जा सके। कांग्रेस की उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा और सह प्रभारी मनोज यादव ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी उन्होंने इस दौरान की। इस दौरान उन्होंने देश प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला सहित कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद दिया। नेताओं ने कहा कि पावन बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर देश और उत्तराखंड की जनता के कल्याण, विकास और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। उत्तराखंड में बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए धामी सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। संयुक्त परिवहन आयुक्त राजीव कुमार मेहरा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि विभाग अब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए साइंटिफिक एनालिसिस का सहारा ले रहा है,
जिसके तहत देहरादून में 80 बड़े हादसों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है ताकि स्पष्ट हो सके कि चूक कहाँ हुई है। सड़क दुर्घटना पूरे देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है और विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए। और इसमें आप देख रहे हैं जैसे वाहनों की संख्या बढ़ी है और दुर्घटनाएं भी काफ़ी हो रही हैं, लेकिन उसी हिसाब से परिवहन विभाग और उसके जितने स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट हैं इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और आज यदि पिछले 10 सालों से तुलना करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे जितने हमारे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट हैं, चाहे परिवहन विभाग हो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में, हमारा इन्फोर्समेंट काफ़ी बढ़ गया है। इन्फोर्समेंट की जो नई तकनीकी है आपकी, उसमें काफ़ी सुधार आ गया है। ई चालान हो रहे हैं, ANPR कैमरे से चालान हो रहे हैं, रडार गन से चालान हो रहे हैं। तो हमने अपने इन्फोर्समेंट को और सुदृढ़ किया है और उसको और गति दी है। इसी प्रकार यदि हम रोड इंजीनियरिंग का सवाल करें तो हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में रोडों में काफ़ी सुधार हुआ है और रोडों की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा प्रयास हुआ है। देहरादून में जिला प्रशासन की पहल पर कलेक्ट्रेट स्थित नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC कार्यालय का आधुनिकीकरण किया गया है। जिलाधिकारी सोनी बंसल ने नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन करते हुए कहा है कि NIC प्रशासन और शासन की डिजिटल व्यवस्थाओं की अहम कड़ी है और इसके सुदृढ़ होने से ई-गवर्नेंस व्यवस्था को भी गति मिलेगी। देहरादून के रायपुर और प्रेमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब हृदय रोग विशेषज्ञों की OPD शुरू होने से ग्रामीण मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को गांव और कस्बों तक पहुंचाने की दिशा में यह पहल की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दोनों CSC में कार्डियोलॉजिस्ट की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जहां मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श के साथ मात्र 150 रुपये में ECG जाँच की भी सुविधा मिल पाएगी। प्रेमनगर CSC में प्रत्येक बुधवार और रायपुर CSC में प्रत्येक शुक्रवार को हृदय रोग विशेषज्ञ मरीजों की जांच कर रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाने से राहत भी मिलेगी और साथ ही दून और कोरोनेशन अस्पताल पर बढ़ते दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। कि आज हमारी ये अब अगर ऑफिशियल OPD देखें तो इसमें तीसरी OPD है और इसमें जो उम्मीद थी हमारी उससे ज़्यादा ही फीडबैक मिला। और इसके साथ इम्पोर्टेंट एक बात और है कि इस एरिया में आसपास में ये जो हार्ट डिजीज़ और इन चीज़ों को लेके उसकी अवेयरनेस भी और इसको फैलाना है हमें। और स्क्रीनिंग हो रही है जो ऐसे अपने हैं पेशेंट की उनको सांस की दिक्कत, उनको एंजाइना या उनको छाती में दर्द, एज ज़्यादा है, शुगर के पेशेंट्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में और अच्छा रहता है कि ये इस प्रकार की स्क्रीनिंग उनकी OPD में की जाए। और इसके साथ ही इस OPD को हमने स्टार्ट करा, इसमें ECG फैसिलिटी भी हम दे रहे हैं। उसके आगे का अगर और इवैल्यूएशन भी होता है और इन चीज़ों को हम उनको एजुकेट भी कर रहे हैं और उनकी आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, वेलमेंट हॉस्पिटल जो है वो इंटरेस्टेड थे उसके लिए कि भाई हमारे द्वारा इस तरह की सेवाएं यहाँ पर दी जाए, तो हमने उनको प्रेमनगर में और रायपुर में अपनी OPD संचालित करने की परमिशन दी है। तो जो प्रेमनगर में है एवरी वेडनेसडे उनके द्वारा कार्डिक OPD की जा रही है और रायपुर में एवरी फ्राइडे जो है उनके द्वारा कार्डिक OPD इसमें की जा रही है। तो अभी तक जो फीडबैक ली गई है तो अच्छा उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसमें, और लगभग 100 के ऊपर जो है वो लोगों को लाभान्वित भी कर चुके हैं उसमें। लगभग 3 OPD उनकी हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आगे भी जो है ये अच्छी तरह से सेवाएं जो है जैसे हमने इनको रूल्स रेगुलेशन बताए हैं उसके अंदर रहते हुए जो है अपना कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मेरा नाम नीरज प्रसाद डबराल, मैं उत्तरकाशी चिन्यालीस रोड का मूल निवासी हूँ। यहाँ जोगीवाला रहता हूँ और वर्तमान में मैं माता जी का हाथ फ्रैक्चर हुआ था तो डॉक्टर साहब के पास इधर दिखाने आया था। तो देख रहा हूँ मैं यहाँ पर जो प्रत्येक शुक्रवार को ये हृदय रोग की जो विशेष टीमें बैठ रही है, यहाँ पर ECG हो रहा है और तो यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। यहाँ पर गरीब गुरबा वर्ग आता है यहाँ पर जिनके पास इतने पैसा नहीं हो पाता है तो कम पैसे में अपनी जांच करवा लेता है। वो अच्छी पहल है इस सरकार की ओर से। और यहाँ पर आकर मैंने भी अपनी माता जी का ECG कराया। डॉक्टर साहब ने रिकमेंड किया कि आप ECG कराइए, तो उसकी रिपोर्ट ये मेरे सामने है। तो रिपोर्ट दिखाई मैंने तो नॉर्मल है और अच्छी पहल है ये सभी सरकार की ओर से, सभी को इसका लाभ मिलेगा।
देहरादून के मोकमपुर क्षेत्र में जन कल्याण समिति की ओर से एक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। कार्यक्रम में मोकमपुर फ्लाईओवर के नीचे सौंदर्यीकरण, व्यवस्थित पार्किंग, सड़क सुदृढ़ीकरण और जन सुविधाओं को बढ़ाने और बेहतर बनाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि फ्लाईओवर के नीचे अगर बैठने की व्यवस्था, फुलवारी और साफ सफाई वातावरण विकसित किया जाए तो ये स्थान बुजुर्गों और आम लोगों के लिए बेहतर सार्वजनिक स्थल बन सकता है। वहीं समिति पदाधिकारियों ने कहा है कि क्षेत्र की ये मुख्य सड़क कई इलाकों को जोड़ती है, इसलिए यहाँ ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना बेहद ज़रूरी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी देहरादून मार्ग पर नगरपालिका की ओर से लगाए गए इको टैक्स बैरियर पर रोज लंबा जाम लग रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बैरियर चला रहे ठेकेदार नगर निगम के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं और पर्यटकों से सिर्फ शुल्क वसूला जा रहा है। मामले का संज्ञान लेते हुए नगरपालिका ने यहां फास्टैग सिस्टम लगाने की भी बात कही है, ताकि वाहनों को जल्दी निकाला जा सके और जाम कम हो। हालांकि व्यवस्था कब तक शुरू होगी, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। लोगों का कहना है कि इको टैक्स से नगरपालिका को कितनी कमाई हो रही है और ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। उनका कहना है कि नगरपालिका को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आरोप ये भी है कि एग्रीमेंट के अनुसार पर्यटकों को मसूरी की जानकारी वाला ब्रोशर, मेडिकल सुविधा और कपड़े का बैग दिया जाना चाहिए, लेकिन मौके पर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा है कि फास्टैग लगाने का फैसला अच्छा कदम है और इससे जाम की समस्या भी कम होगी। सूरी में जाम, मारपीट और अफरा तफरी के कई वीडियो तो आप आजकल देख ही रहे हैं, और इसी कड़ी में आज मैं बात करना चाहूँगा मसूरी जाने वाले बीच रास्ते में पड़ने वाले टोल को लेकर। आप में से कई लोगों का यही कहना है कि इस टोल को हटना चाहिए। मैं स्वयं इस बात का पक्षधर हूँ, इसका समर्थक हूँ, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज से 3 रोज पहले मैंने स्वयं अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। मैंने भी बड़े क्लियर तरीके से बात रखी थी कि इस टोल बैरियर को यहाँ से हटना चाहिए। कम से कम एक छोटी कोशिश करनी चाहिए कि जो जनता, पब्लिक यानी आपकी और मेरी जो भावनाएं हैं, उन्हें हम सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तक रख सकें। और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी, सबसे सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट, जो चीफ सेक्रेटरी और देहरादून जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी को मैंने एक पत्र भेज करके, ये कल ही मैंने पत्र लिखा और ये उनसे निवेदन किया है, मांग की है कि आप इस टोल बैरियर की एक विस्तृत जांच कराएं कि ट्रैफिक को रोकने में इसका कितना योगदान है, इसकी वित्तीय पारदर्शिता क्या है, यहाँ पर जो हम लोग पैसा देते हैं उसका क्या उपयोग या सदुपयोग हो रहा है। और अगर जांच में ये पाया जाता है कि जो इसका उद्देश्य था अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो इस टोल बैरियर को बंद किया जाए। इसके अलावा मैंने एक इसी मामले को लेकर के एक RTI या राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन भी फाइल करी है। तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि मसूरी में जो वाहनों का आवागमन है वो बहुत भारी संख्या में होता है और इको बैरियर पे लगातार आप देख रहे होंगे किस तरह का जाम वहाँ पर रहता है। जो पूरे कोलूखेत से लेकर पानी वाले बैंड, कभी कभी तो आगे शहनशाही तक वो जाम पहुँच जाता है। तो इको बैरियर पर फास्टैग होना चाहिए, जिससे फास्टैग से तुरंत वहाँ से गाड़ियाँ निकले और उसमें लोकलों के लिए अलग से एक लेन हो और टूरिस्टों के लिए अलग से लेन हो, जिससे जो लोकल लोग आ रहे हैं, हमारे उत्तरकाशी और उधर के लोग हैं, टिहरी के लोग हैं, और जो यहाँ मसूरी के स्थानीय लोग हैं, उनको वहाँ पर निःशुल्क, जो जैसा हाईकोर्ट ने पहले निर्देश किया था यहाँ के लोगों के लिए, वैसे ही यथावत रहना चाहिए। जहाँ तक इको बैरियर का सवाल है, वहाँ से कम एक पर्यटक को ये तो पता लगना चाहिए, एक ब्रोशर वहाँ से मिलना चाहिए कि कौन से पर्यटक स्थल है, कौन सी जगह घूमने की है। एक जो पॉलिथीन को हम बार बार कहते हैं कि बैन होने की बात की जाती है, तो वहाँ पे उसके एग्रीमेंट में, बायोलॉजी में भी लिखा गया है कि आपको वहाँ पे एक जूट का थैला देना पड़ेगा, एक ब्रोशर देना पड़ेगा। वहाँ पे आपको चिकित्सा सुविधा भी वहाँ पे पर्यटकों को उपलब्ध करानी पड़ेगी। शौचालय भी भले ही कोलूखेत में है, लेकिन सारी सुविधाएं आपको वहाँ पर उनको देनी होगी। हरिद्वार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। हरिद्वार, रुड़की, लक्सर समेत जिले के अन्य न्यायालय परिसरों में आयोजित इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में वादकारी पहुंचे और अपने मामलों का निस्तारण भी कराया गया। न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन में जिला न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने अहम भूमिका भी इस दौरान निभाई है।
की दूसरी लोक अदालत है नेशनल लोक अदालत, जिसमें क्या बोलते हैं सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो नेचर होते हैं, चाहे वो सेशंस कोर्ट्स में हो, जैसे 138 के हो गए, बिजली चोरी के हो गए, इन केसेस का निस्तारण किया जाता है। और इसके लिए हमने आज क्या बोलते हैं अपने हेडक्वार्टर में 10 बेंच बनाई हैं, रुड़की में 7 हैं और लक्सर में 3 बेंचें बनाई हुई हैं। देखते हैं, और जो हमने अब तक जो कल तक जो हमने हाई कोर्ट को डाटा भेजा तो हमने 1700 केस रेफर करे, वो नंबर आज बढ़ भी सकता है। और देखते हैं आज कितना। तो प्री लोक अदालत का जो हमारा है, हाउ मच दैट इज डीएलएसए में प्री लोक अदालत के भी मैटर्स चल रहे हैं। तो बाय 4 बजे तक आपको पता चलेगा हमने कितने केसेस डिस्पोज ऑफ करे हैं। देखिए, जैसे अगर सेशंस कोर्ट में तो देखिए जो कंपाउंड में जो 138 के हो गए, एमएससीटी के हो गए, लेबर के हो गए, ऐसे केसेस देखे जाते हैं। बाकी मजिस्ट्रेट में चालान हो गए, कंपाउंडेबल हो गए, छोटे मारपीट के झगड़े उगड़े के हो गए, उन चीज़ का निस्तारण किया जाता है। देखिए, जैसे आपको पता होगा कि इस समय हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रांगण में, और यहाँ पर जितने भी प्री लिटिगेशन के मामले हैं, यानी आप देखते होंगे कि मेरी लेफ्ट साइड पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पर समस्त जो बैंक हैं उनके अधिकारीगण आए हुए हैं और यहाँ सिर्फ प्री लिटिगेशन के मामलों को हम टेकन अप कर रहे हैं। और वहीं जो जितने हमारी न्यायालय हैं वहाँ पर हमारी जो पीठों का गठन हुआ है, जो बेंचेस हैं, और इस टाइम पर हमारी 10 बेंचेस का गठन हुआ है मुख्यालय पर। और वहाँ पर जितने भी शमनीय प्रकृति के मामले हैं, चाहे वो हमारे एनआई एक्ट संबंधी मामले हो, हमारे एमएससीटी क्लेम संबंधी मामले हो, या हमारे ऐसे मामले जो कि आपराधिक तो हैं लेकिन शमन प्रकृति के हैं, उन मामलों का और समस्त दीवानी मामलों का निस्तारण आज लोक अदालत में किया जा रहा है। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो बैंक से लोन संबंधी मामले हैं वो प्री लिटिगेशन के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, लोक अदालत में आपको जो रोज का आवागमन है, या जो हम डेट सिस्टम से थोड़ा सा रहते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि माननीय न्यायालयों में बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है, तो ऐसे में इस लोक अदालत का एक यही उद्देश्य रहता है कि जो भी ऐसे मामले हैं जहाँ पर दोनों पक्षों को सुना जाए और उनको सुलह समझौते के आधार पर उनके मामलों का निस्तारण हम करवा सकें, तो उसके लिए ये 1 दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। लालकुआं में मदरसन कंपनी से काम कर निकालते हुए सड़क में बेहोश होकर गिरी कर्मचारी युवती की मौत पर परिजनों ने षड्यंत्र का संदेह जाहिर किया है। साथ ही समय पर इलाज न देने का फैक्ट्री प्रबंधन पर आरोप लगाया है। मृतका युवती के पिता मनोहर लाल ने लालकुआं कोतवाली में तहरीर दी है। उन्होंने कहा कि रिमझिम जब ड्यूटी से लौटते समय सड़क पर अचानक गिर गई तो उसे नज़दीक किसी अस्पताल में नहीं ले जाया गया। जब तक वो हल्द्वानी के बेस अस्पताल में पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फैक्ट्री प्रबंधन ने इलाज में लापरवाही बरती है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। सुबह ड्यूटी गई थी और दिन में छुट्टी के टाइम में वो बाहर को आती तो चक्कर आया तो गिर गया। अब हमें बताया नहीं गया इनने। फिर वहाँ से बेस अस्पताल ले गए, तब भी हमें नहीं बताया। जब बाद में फ़ोन आया कि वो ऐसा हो गया, बाद में पता चला। और जब हम अस्पताल पहुँचे तो बाहर से चारपाई में लेटी हुई थी। मदरसा कंपनी है, 2:20 के। बेटी का क्या नाम है, कब से काम करती हैं? बेटी का रिमझिम नाम है। कब से काम करती हैं? वो हो गए 8-9 महीने हो रहे थे। कंपनी वाले ले गए। आपको कब मालूम चला? मेरे को चला तुम्हारे 2-2:15 बजे। लापरवाही तो है सर। अब हम किसकी लापरवाही? कंपनी की लापरवाही है सर। कंपनी की भी चली थी वहाँ लेकर? ना, अस्पताल के बाहर से उसमें रखी थी 4 बजे। वहाँ भी कोई वही नहीं हुआ, शिकायत नहीं। अस्पताल में पहले वही नहीं किया उन्होंने, जाँच नहीं की उसकी, कुछ भी, ना पर्चा ना कुछ। फिर मोर्चरी ले गए वहाँ, वो क्या कह रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए? वो कह रहे पर्चा लाओ पहले। पर्चा नहीं दिया था कंपनी वाले ने वहाँ से, अस्पताल से। आपने उनसे पूछा कि ऐसा हमें क्यों नहीं बताया करके? हाँ, हमने पूछा उनसे, फिर उन्होंने कहा हमको भी वो नहीं है। हाँ, इंसाफ चाहिए हमें। मैं तो सीधे आरोप लगाऊंगा कंपनी मदरसन पर। वो पहले भी करप्ट कर चुकी है और आज भी पिछले विवादों में भी घिरी हुई थी। और मुझे लगता है कि लड़की का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उससे ज़बरदस्ती ये काम करवाया गया। और दूसरा, प्रशासन की ये अस्पताल प्रशासन की ओर से भी इन्होंने काफ़ी लापरवाही के कारण आज हमारी बिटिया की मृत्यु हुई है। इस कारण मैं सबसे दोषी पहले अस्पताल प्रशासन को, उसके बाद मदरसन कंपनी को देना चाहूँगा। देखिए, रास्ते में लालकुआं से लेकर PSC CSC सारे सेंटर सामुदायिक प्रथम स्वास्थ्य केंद्र पड़ते हैं। वहाँ ले जाके सीधे सिजलतवाड़ी में नहीं ले जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल भी ले जा सकते थे कंपनी वाले, मगर उसके बावजूद भी ये बेस में ले गए जहाँ पर हमें इग्नोर किया गया
और रिपोर्ट में भी हमारे संतुष्ट नहीं किया गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा लापरवाही की गई है। हम तो न्याय संगत मांग करते हैं कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ और ये कंपनी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। देखिए, परिवार का मुझे फ़ोन आया, मैं हल्द्वानी एसपी सिटी ऑफिस में ही था उस टाइम। तो जब मुझे पता चला तो हम मौके पे गए और हमने मौके पे ये पाया कि बॉडी को एम्बुलेंस में रखा जा चुका था और मॉर्चरी की ओर ये लोग लेके जा रहे थे। जब मॉर्चरी पहुँचे तो वहाँ जो मॉर्चरी के प्रोफेसर थे उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि इनका पर्चा तक नहीं कटा हुआ है, आप कैसे मतलब इनको यहाँ ला गए। तो उसमें मतलब जो हमें प्रथम दृश्यता दिखा, जो परिजनों का कहना भी है कि मॉर्चरी से पहले बेस ले गए थे। बड़ा दुर्भाग्य का विषय था। हल्दूचौड़ CHC पूरी तरीके से सुसज्जित है, लालुका में PHC है, यहाँ ये कहीं नहीं ले गए। हल्दूचौड़ से हल्द्वानी तक इतने सारे अस्पताल है, बीच में इन्होंने रास्ते में किसी अस्पताल में दिखाना जरूरी नहीं पहुँचा और सीधे बेस ले गए और बेस में ले जाने के बाद भी वहाँ पर्चा इन्होंने नहीं कटाया। बड़ा गंभीर विषय है, इस पर बिल्कुल बचाई जा सकती थी। पूरा परिवार का यही कहना है कि बीच में इतने अस्पताल पड़ते हैं, लालुका, CHC, PHC, प्राथमिक उपचार जो एक मतलब एक कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी होता है कि कंपनी के अंदर जो है प्राथमिक उपचार के लिए चीज़ें रहेंगी, तो वो था नहीं था। ये जांच का विषय है, इस पे हम जांच की मांग कर रहे हैं। परिवार के साथ हम मतलब हर दम खड़े रहेंगे जब तक इनको इनके जो आरोप हैं तहरीर में उन पे निष्पक्ष अगर जांच नहीं होती तो परिवार के साथ निश्चित तौर पर हम लोग हर प्रकार से खड़े रहेंगे। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं लड़की का जीजा लगता हूँ मैं। और दरअसल क्या हुआ था कि मेरे पास लड़की के पिताजी का फ़ोन आया था मेरे पास 3 बजे के टाइम में, और उन्होंने पूछा कि हुआ क्या है। जहाँ तक मेरा संपर्क था, लोगों ने फ़ोन किया, कंपनी में मैं भी फ़ोन किया। उन्होंने ये बोला कि लड़की बेहोश हो गई है और उसको लेके गए हैं बेस में। ठीक, उसके बाद फिर जैसे मैं वहाँ हॉस्पिटल देखा तो पेशेंट को बाहर से लेटाया गया था। लड़की बेहोश हो गई, आपको किसी ने जानकारी दी? ये एक है लड़की, वहाँ उसकी दीदी करती है, जॉब करती है मेरी। ठीक है, उनसे मैंने पता किया, वो करिए मतलब वो भी लड़की को भी मतलब कंफर्म पता नहीं था। लड़की को भी मतलब यह है कि लड़की वालों ने कंपनी वालों ने ही बताया था। ड्यूटी जाते समय हादसा हुआ या वहाँ से छुट्टी के बाद? ये जाते समय हो, छुट्टी आती हाँ आते समय। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? है ठीक है, जैसे मैं बेस में पहुँचा वहाँ से मतलब पेशेंट को लेटाया गया था ऐसे मतलब भी पूरा एकदम हटके। और मैं वहाँ डॉक्टर से मैंने कई बार बोला कि डॉक्टर साहब एक बार चेक कर लो, दोबारा चेक कर लो, क्योंकि बॉडी में मैंने हाथ लगाया, मतलब हीट कर रहा था, मुझे लगा शायद कुछ है, जान पे है करके। कौन सा अस्पताल में थे? ये है बेस अस्पताल, हल्द्वानी बेस अस्पताल में। तो बॉडी हीट कर रही थी, मैंने कहा है इसमें है जान करके। लेकिन डॉक्टर ने कई रिक्वेस्ट की, कई हाथ जोड़े मैंने कहा सर आ जाओ एक बार चेक कर लो, लेकिन कोई आने को मनसाया नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।